हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAC 102 एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एनालाइज बर्नर्ड्स व्यूज ऑन द फॉलोइंग। A. Formal and informal organizations. B. Concept of authority. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें चेस्टर बर्नार्ड के 2 मुख्य विचारों को एक्सप्लेन करना है। एक तो उनका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नजरिया और दूसरा उनका अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर अप्रोच। दोनों को डिटेल में समझाना है विद एग्जांपल्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। चेस्टर आई बर्नार्ड एक प्रसिद्ध मैनेजमेंट थिंकर जिन्होंने द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव जैसी इंपॉर्टेंट किताब लिखी। उन्होंने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट दिया और अथॉरिटी को एक नए नजरिए से समझाया। बर्नार्ड का कहना था कि अथॉरिटी तभी वैलिड होती है जब यूज फॉलोअर्स एक्सेप्ट करते हैं। आइए इन दोनों विचारों को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। ए. फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। एक. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बर्नार्ड के मुताबिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संरचना होती है जहां 2 या 2 से अधिक लोग एक गोल के लिए कॉन्शियसली काम करते हैं। इसमें क्लियर रोल्स, रूल्स और हायरार्की होती है। की फीचर्स। डिफाइंड रोल्स एंड ड्यूटीज, स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन, उद्देश्य पर फोकस। 2. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल तरीके से बनती है, जैसे फ्रेंडशिप, कॉमन इंटरेस्ट या सामाजिक रिश्तों के जरिए। यह फॉर्मली प्लान नहीं की जाती। की फीचर्स। दोस्ती और सोशल बॉन्डिंग बेस्ड, रूल्स नहीं होते, लोग अपने हिसाब से इंटरैक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। टीमवर्क और कोऑपरेशन बढ़ाता है। कम्युनिकेशन इनफॉर्मल चैनल से स्ट्रांग होती है। मोरल और मोटिवेशन में मदद करता है। इंटर रिलेशनशिप। बर्नार्ड कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्मल स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी। बी. कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। एक. ट्रेडिशनल व्यू। वेबर जैसे थिंकर्स कहते थे कि अथॉरिटी एक पोजीशन बेस्ड राइट होता है जो ऊपर से नीचे आता है। 2. बर्नार्ड्स एक्सेप्टेंस थियरी। बर्नार्ड कहते हैं कि अथॉरिटी तब तक वैलिड नहीं होती जब तक सबऑर्डिनेट उस ऑर्डर को एक्सेप्ट ना करे। इससे है वो एक्सेप्टेंस थियरी ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। 4 कंडीशंस। किसी भी ऑर्डर के लिए 4 शर्तें जरूरी होती है। ऑर्डर समझ में आए, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से मैच करे, पर्सनल इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इंसान उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लायक हो। इम्प्लीकेशन। अथॉरिटी टॉप डाउन नहीं होती बल्कि बॉटम अप होती है। मैनेजर को सिर्फ हुक्म देना नहीं आना चाहिए बल्कि लोगों का ट्रस्ट जीतना भी जरूरी है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में रेलेवेंस। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को प्रमोट करता है। कम्युनिकेशन और मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस दिखाता है। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में काफी यूजफुल है। कंक्लूजन। चेस्टर बर्नार्ड के विचार आज भी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में काफी रेलेवेंट है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चरल और ह्यूमन दोनों एंगल्स को बैलेंस किया। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप का रिलेशन समझ के हम बेटर मैनेज कर सकते हैं और उनकी अथॉरिटी थियरी से हमें लीडरशिप को नए नजरिए से समझने का मौका मिलता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, एग्जामिन द रोल ऑफ चॉइस एंड बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चॉइस और बिहेवियर का क्या रोल होता है। आपको बताना है कि लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं और उनके इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है अलग अलग विकल्पों में से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। चॉइस यानी कि ऑप्शंस और उन्हें चुनने की फ्रीडम, और बिहेवियर यानी व्यक्ति या ग्रुप का सोचने, समझने और रिएक्ट करने का तरीका। हर्बर्ट सिमो और चेस्टर बर्नार्ड जैसे थिंकर्स ने इन एस्पेक्ट्स पर काफी रिसर्च की है। आइए समझते हैं कि चॉइस और बिहेवियर डिसीजन मेकिंग को कैसे प्रभावित करते हैं। मेन बॉडी। 1. डिसीजन मेकिंग में चॉइस का रोल। चॉइस का मतलब होता है कि डिसीजन मेकर के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये ऑप्शंस रिसोर्सेज, टाइम और पॉलिसीज पर डिपेंड करते हैं। हर्बर्ट सिमो कहते हैं कि लोग बाउंडेड रैशनैलिटी में डिसीजन लेते हैं, मतलब लिमिटेड समय और इंफॉर्मेशन की वजह से वो परफेक्ट नहीं लेकिन एक्सेप्टेबल डिसीजन लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर फ्लड आ जाए तो ऑफिसर्स को तुरंत रिलीफ या लॉन्ग टर्म रिहैब के बीच चॉइस करना पड़ता है। दोनों का इम्पैक्ट अलग होता है। 2. बिहेवियर का डिसीजन मेकिंग पर असर। बिहेवियर में आता है व्यक्ति का इमोशनल स्टेट, सोचने का तरीका, बायसेस और सोशल प्रेशर। हर डिसीजन लॉजिकल नहीं होता। कभी कभी फेयर, इंट्यूशन या ग्रुप प्रेशर भी इफेक्ट डालते हैं। बिहेवियरल डिसीजन थियरी कहता है कि लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं, ह्यूरिस्टिक्स, जिससे बायसेस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक सरकार एक फेल हो रही पॉलिसी को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू रखे क्योंकि वो पहले से चल रही है। इससे कहते हैं स्टेटस क्वो बायस। 3. एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज का रोल। हर्बर्ट साइमन का सैटिस्फाइसिंग मॉडल कहता है कि लोग बेस्ट नहीं, बस ठीक ठाक डिसीजन लेते हैं क्योंकि उनके पास टाइम और इन्फो कम होता है। चेस्टर बर्नार्ड ने बताया कि सबॉर्डिनेट्स का बिहेवियर और अथॉरिटी का एक्सेप्टेंस भी डिसीजन की सफलता में रोल प्ले करता है। मैस्लोस थियरी के अकॉर्डिंग अगर एक एम्प्लॉय के बेसिक नीड्स पूरी नहीं है तो उसका डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ेगा। 4. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन। पब्लिक पॉलिसी में चॉइस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करती है और बिहेवियर लीडर्स, सिटीजन्स और ऑफिशियल्स के एक्शन से अफेक्ट होता है। केस स्टडी। कोविड-19 के टाइम हर स्टेट ने अलग अलग तरीके से लॉकडाउन लगाया। यह लीडर्स के बिहेवियर, पब्लिक का मूड और रिसोर्सेस पे डिपेंड था। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग में अलग अलग लोगों की बिहेवियर और ओपिनियन को इंक्लूड करने से बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। कंक्लूजन। तो समझने वाली बात यह है कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ ऑप्शंस चूज करना नहीं होता, बल्कि लोगों के बिहेवियर और उनके इमोशंस, बायसेस और सोशल इम्पैक्ट का भी बड़ा रोल होता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर या लीडर हो, उससे ये फैक्टर्स समझकर हाई डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Make an appraisal of Maslow's hierarchy of needs theory. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी का समीक्षा करना है। हमें थियरी को समझाना है, हर लेवल के नीड को डिस्क्राइब करना है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूज बताना है और इस थियरी का एनालिसिस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी 1943 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने दी थी। ये थियरी बताती है कि इंसानी ज़रूरतें एक हायरार्की, अनुक्रम में होती है, सबसे बेसिक नीड से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक। मैस्लो कहते हैं कि लोग एक एक करके अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये थियरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, HRM और एजुकेशन में वाइडली यूज होती है मोटिवेशन और बिहेवियर को समझने के लिए। मेन बॉडी। 1. मैस्लो की हायरार्की। 5 लेवल्स का मॉडल। इस थियरी को पिरामिड जैसा दिखाया जाता है जिसमें 5 लेवल्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, पानी और घर जैसे बेसिक जरूरतें। सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा, स्टेबिलिटी, कानून और नियम। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, दोस्ती, परिवार और सोशल रिलेशन। अस्टीम नीड्स, सम्मान, पहचान और इज्जत। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचना, क्रिएटिविटी और ग्रोथ। मैस्लो कहते हैं कि जब तक एक लेवल की जरूरत पूरी नहीं होती, अगला लेवल एक्टिवेट नहीं होता। 2. एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में इसका यूज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस में इस थियरी का यूज मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए होता है। जैसे सरकारी स्कीम्स जैसे MG नरेगा या PDS लोगों की बेसिक और सेफ्टी नीड्स पूरी करती है। ऑफिसेज में टीम बिल्डिंग या रिकॉग्निशन प्रोग्राम से बिलोंगिंगनेस और अस्टीम नीड्स पूरी की जाती है। 3. थियरी का क्रिटिकल एनालिसिस। स्ट्रेंथ्स, सिंपल और प्रैक्टिकल थियरी है। मोटिवेशन को लेवल्स में समझाता है। HR और लीडरशिप के लिए यूजफुल टूल है। वीकनेसेस, हर व्यक्ति सेम ऑर्डर में नीड्स फॉलो नहीं करता। कल्चरल डिफरेंसेस के कारण नीड्स अलग हो सकती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मेजर करना मुश्किल है। 4. आज के जमाने में रेलेवेंस। कुछ थियरिस्ट्स ने इसमें नए लेवल्स जोड़े हैं जैसे कॉग्निटिव नीड्स और ट्रांसेंडेंस। ये थियरी ऐप भी पॉलिसीज बनाने, वेलफेयर प्रोग्राम्स और ऑफिस मोटिवेशन के लिए रेलेवेंट है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स इस थियरी को यूज करते हैं फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट।
कंक्लूजन, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी एक बेसिक फ्रेमवर्क देती है मोटिवेशन समझने के लिए। इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन इसका लेयर्ड मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए काफी यूजफुल है। हर इंसान की नीड्स अलग समय पर अलग होती है, ये समझना हाई इफेक्टिव गवर्नेंस की शुरुआत है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Bring out the theoretical underpinnings of Chris Argyris theories. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें क्रिस ऑगरिस के मेन थियरीज और उनके पीछे की सोच को समझाना है। आपको बताना होगा कि उनका फोकस ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ह्यूमन ग्रोथ और मैनेजमेंट सिस्टम्स पे कैसे था। अगर हो सके तो मॉडल्स और एग्जाम्पल्स भी जरूर उस करें। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्रिस ऑगरिस एक जाने माने ऑर्गेनाइजेशनल थिंकर जो ह्यूमन डेवलपमेंट और लर्निंग थियरीज के लिए मशहूर है। उनका कहना था कि अगर लोगों को ग्रो करने का मौका मिले तो ऑर्गेनाइजेशंस भी बेहतर काम करती है। उन्होंने ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम्स को क्रिटिसाइज किया जो एम्प्लॉइज को पैसिव और डिपेंडेंट बनाते हैं। उनकी थियरीज लीडरशिप और चेंज मैनेजमेंट में काफी यूज होती है। मेन बॉडी। 1. मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थियरी। ऑगरिस का मानना था कि हर व्यक्ति एक नेचुरल ग्रोथ जर्नी में होता है, जैसे कि डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस की तरफ। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज को इमेच्योर समझकर उनकी क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों को दबा देती है। एग्जाम्पल, एक स्ट्रिक्ट ऑफिस जहां सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है और एम्प्लॉइज को डिसीजन लेने का स्कोप नहीं मिलता, ये मैच्योरिटी को रोक देता है। 2. ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, सिंगल लूप और डबल लूप। ऑगरिस ने सिंगल लूप और डबल लूप लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया। सिंगल लूप लर्निंग मतलब बस प्रॉब्लम का सरफेस सॉल्यूशन ढूंढना। डबल लूप लर्निंग मतलब बस प्रॉब्लम के बेस में जो सोच या असम्पशन है उससे बदलना। डबल लूप लर्निंग वाली ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा अडेप्टेबल और इनोवेटिव होती है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी सिर्फ कस्टमर कंप्लेंट्स के बाद चेकिंग बढ़ाए तो वो सिंगल लूप लर्निंग है। अगर वो अपना पूरा सिस्टम ही रीथिंक करे तो वो डबल लूप लर्निंग है। 3. थियरी ऑफ एक्शन, एस्पाउस्ड वर्सेस थियरी इन यूज। लोग अक्सर एक चीज बोलते हैं लेकिन करते कुछ और है। ऑगरिस ने इसे एस्पाउस्ड थियरी और थियरी इन उसके रूप में समझाया। रियल इंप्रूवमेंट तभी होती है जब ऑर्गेनाइजेशंस इस डिफरेंस को पहचान कर एक्शन ले। एग्जाम्पल, एक बॉस जो कहता है कि वो फीडबैक ओपन माइंडेडली लेता है, लेकिन फीडबैक सुनते ही गुस्सा हो जाता है। 4. इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस और डिफेंसिव रूटीन्स। ऑगरिस कहते हैं कि लोग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन से बचने के लिए डिफेंसिव हो जाते हैं, जैसे ब्लेमिंग, इग्नोरिंग या डिनायल। ये डिफेंसिव रूटीन्स लर्निंग और कम्युनिकेशन दोनों को रोक देती है। ऑर्गेनाइजेशंस को लीडर्स को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि वो खुले डायलॉग में कंफर्ट फील करें। कंक्लूजन, क्रिस ऑगरिस की थियरीज ये दिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशंस तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उनमें लोग ओपनली कम्युनिकेट करें और कंटिन्यूअसली सीखने का कल्चर हो। डबल लूप लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस उनके मॉडल्स के की फीचर्स है। आज के डायनामिक वर्क कल्चर में उनके आइडियाज और भी रेलेवेंट हो गए हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।